जीएसटी के प्रोविजंस को अच्छे से समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो जीएसटी हमें सिंपल लगता है, उसकी जर्नी बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी। एक वक्त था जब इंडिया का टैक्स सिस्टम एक भूलभुलैया था। मैन्युफैक्चर पर अलग टैक्स, सेल्स पर अलग टैक्स, सर्विसेज पर अलग टैक्स, एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हर बॉर्डर पर रुकावट, हर स्टेज पर कंप्लायंस, हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स ऑन टैक्स। सोचिए, इतने फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर को, वो भी इंडिया जैसे फेडरल कंट्री में, जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों की अलग पावर हो, कैसे मर्ज किया गया, कैसे लाया गया इंडिया में जीएसटी। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म की ओरिजिन स्टोरी, वैट से जीएसटी तक का सफर। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया में जीएसटी की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसके मल्टीपल रीजन है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला इशू था फ्रेगमेंटेड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। जीएसटी से पहले इंडिया में अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टैक्स लगते थे। मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज, सेल्स पर सेल्स टैक्स या वैट, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स, और सब अलग अलग अथॉरिटीज के पास था। एक्साइज और सर्विस टैक्स सेंटर के पास, वैट स्टेट के पास। तीन अलग अलग ट्रैक्स जो कभी प्रॉपरली मिलते ही नहीं थे। दूसरा इशू था कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। एक्साइज और सेल्स टैक्स प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही आ चुके थे, लेकिन इसमें काफी समय तक इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। मतलब रॉ मटेरियल पर टैक्स लगा, वो कॉस्ट बना, और फाइनल प्रोडक्ट पर फिर से टैक्स लगा, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। बाद में इंडिया में काफी रिफॉर्म्स आए, जैसे 2000 में सेंडवेट इंट्रोड्यूस हुआ, 2005 में वैट इंट्रोड्यूस हुआ। तब जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रॉपर फैसिलिटी मिलना शुरू हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई। क्रॉस इनपुट क्रेडिट अभी भी अवेलेबल नहीं था। एक्साइज का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था, वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स में नहीं मिलता था। सिस्टम अलग अलग साइलोज में चल रहे थे, और इसी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, और अल्टीमेटली प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था फेडरल कॉम्प्लिकेशन। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट्स दोनों को अलग अलग टैक्सेशन पावर्स दी हुई है। सेंटर अपने टैक्स लगाता है, स्टेट्स अपने टैक्स लगाते हैं, और नेचुरली कोई भी अपने रेवेन्यू में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। हर स्टेट के अपने रूल्स, अपने रेट्स, अपने डिपार्टमेंट्स, अपने कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स भेजना मतलब नए रूल्स, नए टैक्स ट्रीटमेंट। इसीलिए जीएसटी लाना सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं था, बल्कि सेंटर और स्टेट के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने का एक प्रोसेस था। लेकिन सिर्फ इंटरनल कोऑर्डिनेशन एक इशू नहीं था, बल्कि इंडिया को एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बनना था। एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट हो, जहां गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो उनको बॉर्डर्स पर रुकना ना पड़े, जहां बिजनेस करना इजी हो, और इंडिया एक इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट बन सके। जीएसटी 2017 में आया, लेकिन इसका आइडिया कोई सडन पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। सन 2000 में प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी, जिनका इनिशियल फोकस सेंटर स्टेट की कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करना और वैट इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन धीरे धीरे ये कमेटी सेंटर स्टेट जीएसटी डिस्कशंस का मेन फोरम ही बन गई थी। फिर 2002 में श्री विजय केलकर जी की लीडरशिप में एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका ऑब्जेक्टिव था टैक्स रिफॉर्म्स रिकमेंड करना और एक मॉडर्न इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट देना। फिर 2003 में केलकर कमेटी ने एक बोल्ड रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा इंडिया को एक नेशनल जीएसटी अडॉप्ट करना चाहिए, एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, यूनिफॉर्म रेट, जहां सब प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर आए, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, सब। मतलब एक ट्रूली कॉम्प्रहेंसिव कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ब्लूप्रिंट रेडी था। 2006 की बजट स्पीच के दौरान तो फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जी ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया दैट इंडिया विल इम्प्लीमेंट जीएसटी बाय 1 अप्रैल 2010। लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया और पोस्टपोन होता रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि थ्योरी और ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंस था। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। स्टेट्स अपना रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं थे। पेट्रोलियम और अल्कोहल जैसे सेक्टर्स स्टेट्स के मेजर रेवेन्यू सोर्स थे, और एक सिंगल यूनिफॉर्म रेट प्रैक्टिकली डिफिकल्ट था। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेंटर और स्टेट के बीच ट्रस्ट डेफिसिट था। आइडिया स्ट्रांग था, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस वीक था। फिर आया 2014, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्राइम मिनिस्टर बने श्री नरेंद्र मोदी,
और फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली, और यहीं से रियल नेगोशिएशन शुरू हुई। जीएसटी पास करना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये ट्रस्ट का गेम था। सेंटर्स को स्टेट का भरोसा जीतना था, और इसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था कॉम्पनसेशन मॉडल। स्टेट्स को एश्योरेंस दिया गया 5 साल तक का रेवेन्यू लॉस का कॉम्पनसेशन मिलेगा, 14% एनुअल प्रोटेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट रहेगा, जिसका बेस ईयर 15-16 लिया जाएगा, और इनके लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये कॉम्प्रोमाइज क्रिटिकल था, क्योंकि बिना स्टेट के सपोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास ही नहीं हो सकता था। राज्यसभा में मेजॉरिटी का इशू था, इसलिए अपोजिशन के कुछ मेजर सजेशंस भी एक्सेप्ट किए गए, जैसे पेट्रोलियम टेम्पररी जीएसटी के बाहर रखा गया, 1% एडिशनल ओरिजिन बेस्ड टैक्स प्रपोजल ड्रॉप किया गया। फाइनली 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ और जीएसटी का फाउंडेशनल स्ट्रक्चर तैयार हो गया। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा था। 2016 में पास हुआ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और यही जीएसटी का लीगल फाउंडेशन बना। आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को जीएसटी लगाने की स्पेशल पावर्स दी गई। ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट था, क्योंकि पहले टैक्सेशन पावर्स क्लियरली डिवाइडेड थी। आर्टिकल 269A आया, जिसमें इंटर स्टेट सप्लाईज पर जीएसटी कलेक्ट करने का फ्रेमवर्क दिया गया। यही आईजीएसटी का बेस बना। आर्टिकल 279A आया, जिसमें जीएसटी काउंसिल का क्रिएशन हुआ। यही काउंसिल रेट्स, एग्जेम्पशंस डिसाइड करती है और पॉलिसीज रिकमेंड करती है। जीएसटी काउंसिल के वोटिंग स्ट्रक्चर में सेंटर का 1/3 वेटेज है और सब स्टेट्स मिलाकर 2/3 वेटेज है। मतलब न सेंटर अकेले डिसीजन ले सकता है, न स्टेट्स। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्सेशन एंट्रीज के मॉडिफिकेशंस की। जैसे एंट्री 84 सेंटर को पावर देता था सब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर एक्साइज लगाने का, एक्सेप्ट अल्कोहल। अब सिर्फ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टोबैको पर ही एक्साइज लगाया जा सकता है, बाकी सब जीएसटी में मर्ज। एंट्री 54 स्टेट्स को पावर देता था सब गुड्स पर वैट लगाने का। अब सिर्फ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल पर ही वैट लगाया जा सकता है, बाकी सब जीएसटी के अंदर। इसके अलावा यूनियन लिस्ट से कुछ एंट्रीज रिमूव भी हुई, जैसे टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सब की एंट्रीज। स्टेट के लिस्ट से भी कुछ एंट्रीज रिमूव हुई, जैसे एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सभी टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए, लेकिन कुछ टैक्सेस अभी भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुए और उनकी एंट्रीज अभी भी इंटैक्ट है, जैसे स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स। ये सब मैटर्स पर टैक्स लगाने की पावर अभी भी स्टेट के पास ही है। मतलब जीएसटी ने मेजॉरिटी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज तो किया, लेकिन फुल्ली वन टैक्स सिस्टम अभी भी नहीं है। फिर आई 30 जून 2017 की रात। पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। घड़ी में रात 12 बजे ऑफिशियली जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। वन नेशन वन टैक्स का सपना मिडनाइट सेशन में लॉन्च हुआ, लेकिन थ्योरी और ग्राउंड रियलिटी फिर अलग थी। जीएसटी फाइनेंशियल ईयर के मिड में इम्प्लीमेंट हुआ था। बिजनेसेस को नए रूल समझने थे, न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू इनवॉइसेस, न्यू रिटर्न फॉर्मेट्स। जीएसटीएन पोर्टल पर लोड इतना ज्यादा था कि सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा था। जीएसटीआर 1, 2 और 3 का ओरिजिनल रिटर्न स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर पा रहा था। टेम्परेरी सॉल्यूशन के रूप में जीएसटीआर 3 भी इंट्रोड्यूस हुआ, जो टेम्परेरी होते होते परमानेंट ही बन गया। टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन था, क्योंकि पहले वो मेजरली 0 या लो टैक्स रेट रेजिम में ही फॉल करते थे, और अब जीएसटी में वो 5% के स्लैब रेट में आ गए थे। स्मॉल ट्रेडर्स तो प्रोटेस्ट मोड में चले गए थे। कंसल्टेंट और सीएस पर तो वर्कलोड का प्रेशर बहुत बढ़ गया था। रेट्स बार बार चेंज हो रहे थे और हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद नए नोटिफिकेशंस आ रहे थे। सिस्टम डिज़ाइन थ्योरी में तो परफेक्ट था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी स्ट्रगल था। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम सेटल होने लगा। ई वे बिल स्ट्रीमलाइन हुआ, रिटर्न सिस्टम सिंप्लीफाई हुए, मैचिंग कंसेप्ट को प्रैक्टिकल लेवल पर ईज किया गया। 2020 के बाद ई इनवॉइस इंट्रोड्यूस हुआ, कंप्लायंस ऑटोमेशंस बढ़ी और 3-4 सालों में जीएसटी सिस्टम रिलेटिवली स्टेबल हो गया। जीएसटी एक परफेक्ट लॉन्च तो नहीं था, लेकिन ये इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म एक्सपेरिमेंट जरूर था। इनिशियल केओस के बाद सिस्टम ने अपनी शेप ले ली और आज जीएसटी इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का एक बैकबोन बन चुका है। 15-20 साल की डिस्कशंस, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फिर मिडनाइट इम्प्लीमेंटेशन। ये सिर्फ एक टैक्स चेंज नहीं था, बल्कि ये एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दें और बताइए अगला टॉपिक आप किस पर सुनना चाहेंगे। लेट्स बिल्ड जीएसटी मंथन टुगेदर। फॉर मोर प्रैक्टिकल insights, join the मंथन and stay tuned.